सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोधन नवाचार के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अधिक उत्तरीय क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? यह बहुत इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, और ये बिल्कुल सही भी है कि जो मूल्यांकन है वो लगातार चलता रहता है। पूरी पढ़ाई की प्रक्रिया, अगर क्लास 3 में बच्चा है तो 3 में वो लगातार टेस्ट भी देता है, सीखता भी जाता है और टीचर उसका मूल्यांकन भी करते जाते हैं। तो यहाँ पर कोठारी आयोग, यूजीसी, एनसीईआरटी और मुदालिर आयोग दिया हुआ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 2 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्गत बालक भी आता है, विषय वस्तु भी आता है, समाज भी आता है। तो ऑप्शन नंबर द जो है ये सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्धिक योग्यता के में बोध का अंग नहीं है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग इनमें से कौन सा नहीं है? अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार या फिर अनुप्रयोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए। 50 अंक प्राप्त करना क्या है? रीता ने गणित में 50 नंबर प्राप्त किए, ये मापन है, मूल्यांकन है, परीक्षण है या उपलब्धि है? तो ये दोस्तों है मापन। ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? पहले चरण में हम क्या करते हैं? समस्या की पहचान करते हैं, और अंतिम चरण में हम क्या करते हैं? उस पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आ जो है निष्कर्ष, ये बिल्कुल सही है। ये जान लीजिए आप लोग पूरा 2022 का पेपर यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं। ये पूरा 2022 के पेपर का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए अनुक्रमित, अभिक्रमित अनुदेशन, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष, ये सभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो ऑप्शन नंबर द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह किसका कथन है? टीपी नन का, क्रॉनबैक का, मरे का या रॉस का? ये दोस्तों अधिलघु उत्तरीय में भी बहुत बार पूछा गया है, 2018 में भी ये सारे क्वेश्चन आप देखोगे तो रिपीट हुए हैं पहले भी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, ये रॉस का कथन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या कठोरता। तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता ये सब उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं, लेकिन कठोरता नहीं है। तो ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो ब्लूप्रिंट है इसका संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से होता है, तो प्रश्न पत्र की आधारशिला ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन ये सब आते हैं संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। तो ऑप्शन आ जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष ये सब भी क्या है? मूल्यांकन के पक्ष हैं। लेकिन ये सब जो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है ये सब संज्ञानात्मक पक्ष के अंदर आते हैं। भावात्मक में बच्चे की रुचियां, उसकी मनोवृत्तियां ये सब चीजें आती हैं। कौशलात्मक में बच्चे के अंदर कौन कौन से गुण है, वह किन किन खेलों में अच्छा है, ये सारी चीजें आती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लूम टेक्सोनॉमी कब विकसित हुई थी? 1957 में, 1958 में, 1956 में या 1955 में? सेम यही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था दोस्तों। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई थी 1956 में। ऑप्शन नंबर स जो है सही है। ये सब मैंने आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाया है, मास्टर क्लास आप जरूर देख के जाइएगा अगर आपने ये पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ा है। बहुत ही आसानी से आप पूरे पेपर के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा पेपर मैंने खत्म कर दिया और हर विषय का इसी तरीके से मास्टर क्लास मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? हेल स्टेडर का, एस स्टीवेंस का, वर्टेंड रसेल का या फिर वुंट का? दोस्तों ये कथन है एस स्टीवेंस का। ऑप्शन नंबर सा जो है सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है?
तो दोस्तों जो मूल्यांकन प्रक्रिया है इसको सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है शिक्षण, दूसरा है प्रशासन, तीसरा है निर्देशन और परामर्श और चौथा दोस्तों होता है भविष्य कथन। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये ऑप्शन ब जो है 4 ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है? अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, ये दोनों ही सही है। तो ऑप्शन 7 सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के या फिर सिद्धांतों के? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 विधि के। मूल्यांकन अनुरूप होता है विधि के, ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं दोस्तों। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है कहलाता है। तो लघुत्तरी में भी मैंने समझाया था कि बार बार प्रयोग करने पर अगर सेम ही परिणाम मिल रहा है, जैसे एक ही बच्चे का हमने बार बार टेस्ट लिया, कम से कम 10 चैप्टर हमने पढ़ाए हैं और इस 10 चैप्टर में बच्चा 10 में 10 एक बार लेकर के आया, हम अब दोबारा उसका टेस्ट ले रहे हैं फिर भी 10 में 10 लेके आ रहा है, तीसरी बार ले रहे हैं तभी भी आ रहा है, चौथी बार ले रहे हैं तभी भी आ रहा है। इसका मतलब अब हमें विश्वास हो गया कि बच्चा वाकई में अच्छा है पढ़ने में। तो इस तरीके से ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर समान परिणाम देता है वो होता है विश्वसनीय, यानी कि विश्वसनीयता। तो ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। और जिस काम के लिए उसको बनाया गया है अगर उस काम को अच्छे से करता है तो वो वैध कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता या फिर उपयुक्त सभी। तो उत्तम परीक्षण की ये सारी विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन नंबर द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, शोध कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो जो शोध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से शोध होते हैं हम देख लेते हैं। मूलभूत शोध, व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर सा है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूल्यांकन का पक्ष है संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक या उपयुक्त सभी। तो ये सब मूल्यांकन के पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है ब्लूप्रिंट, रेड प्रिंट, दोनों या कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब्लूप्रिंट जो है इसका संबंध प्रश्न पत्र निर्माण से ही होता है। प्रश्न पत्र निर्माण की ये आधारशिला होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है, मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि जो बहुविकल्पी आप देख रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या उपरोक्त सभी। तो इन सभी के माध्यम से मूल्यांकन होता है दोस्तों। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? 1, 7, 6 या फिर 8। तो दोस्तों अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो क्रियात्मक शोध के 6 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 7 जो है 6 ये राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। अगर एग्जाम में 6 नहीं दिया है तब आप 8 या 7 लगाओगे, अगर दिया हुआ है तो आप 6 ही लगा के आओगे। ठीक है, परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों जो परिकल्पना होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की परिकल्पना होती है। अब कौन कौन सी होती है ये भी आप लोग जान लीजिए। तो पहली होती है निर्देशित परिकल्पना और दूसरी होती है निर्देश रहित परिकल्पना। ठीक है, और जो निर्देशित परिकल्पना होती है इसके अंतर्गत सकारात्मक परिकल्पना और नकारात्मक परिकल्पना होती है, और जो निर्देश रहित परिकल्पना होती है उसमें शून्य परिकल्पना आती है। तो परिकल्पना मेनली 2 प्रकार की होती है, निर्देशित परिकल्पना और निर्देश रहित परिकल्पना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, नवाचार क्या है? शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन, शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं, दोनों या कोई नहीं। तो शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन जो हो रहे हैं, नए नए माध्यम से नए नए शिक्षण विधियों का प्रयोग करके शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, ऑप्शन आ जो है शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? न्यायादर्श, समंजन, आत्मसातन या अभिविन्यास। तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का एक छोटा सा भाग, जैसे 20 करोड़ की जनसंख्या है तो इसमें 20,000 की जो जनसंख्या होगी या मान लीजिए 10,000 की जो होगी वो इसका बहुत ही छोटा सा भाग होगा, तो इसे हम न्यायादर्श या नमूना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, शून्य परिकल्पना संबंधित है किससे? निर्देशित परिकल्पना से, निर्देश रहित परिकल्पना से, दोनों से या कोई नहीं। अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया है
कि जो शून्य परिकल्पना होती है ये निर्देश रहित परिकल्पना से संबंधित होती है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। मूल्यांकन होता है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल्यांकन होता है ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। तो जो मूल्यांकन होता है उसके अंदर जो मापन होता है वो समाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण क्या होता है? समस्या की पहचान, कार्यविधि, निष्कर्ष या समस्या चुनने का कारण। दोस्तों क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण होता है समस्या की पहचान करना। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, न्यायाधीश का संबंध किससे होता है? क्रियात्मक शोध से, मूल्यांकन से, मापन से या कोई नहीं। तो दोस्तों जो न्यायाधीश होता है इसका संबंध क्रियात्मक शोध से होता है, क्योंकि हम किसी समस्या को हल करते हैं तो अगर 20 करोड़ की जनसंख्या है तो सब पर तो हम ये शोध कर नहीं पाएंगे क्रियात्मक शोध, लेकिन उसमें से 10,000 लोगों को तो हम चुन सकते हैं ना। 10,000 लोगों को चुन करके या 5,000 लोगों को चुन करके हम इसमें से प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, न्यायाधीश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये भी मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि न्यायाधीश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सैंपल या नमूना। तो यहाँ पर ऑप्शन आ सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने टोटल 30 क्वेश्चन देखे दोस्तों। अगली वीडियो में मैं और भी सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, तो जरूर देखिएगा। इसके भी आपको 3 पार्ट मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और आप हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं यूट्यूब पर, चाहे वो मास्टर क्लास हो, सारे विषयों की क्लासेस हो, सारे विषयों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हो। इसके अलावा अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, हर विषय का जो मैंने अपने हाथों से लिख कर बनाया है नोट्स, सारे विषयों के राजन पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप। और इसके लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप देखिए नंबर दिया हुआ है, तो इस नंबर पर अगर आप कांटेक्ट कर लेते हो, यहाँ पर देखिए ये हमारा इंस्टाग्राम है, इस पर आप जाकर के हमको फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए कांटेक्ट, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर ऐप को डाउनलोड करने के बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी वो हम बताएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।